हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका। कल तक हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस देखे थे। सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमने बात कर ली थी आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। सेंटर स्टेट रिलेशंस पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक लिखे हुए हैं और 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक आपके मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस लेजिस्लेटिव रिलेशंस में हमने बात की थी कि जहां भी हमने जितना भी देखा हमने ये नजर पाया या फिर हमने ये देखा कि सेंटर इज मोर अथॉरिटेरियन ओवर दी स्टेट, कि सेंटर की अथॉरिटी स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा ही बनाकर रखी हुई है। कहने को तो हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर की शेयरिंग होती है, बट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी भी ऐसी स्थिति में जहां पर सेंटर को स्टेट के ऊपर ज्यादा अथॉरिटी लेने की बात है या ज्यादा पावरफुल होने की बात है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग पावर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को वो अथॉरिटी दी है। तो हमने दो एरियाज ऑफ द पावर रिलेशंस की बात कर ली। आज आपकी बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आई हूँ एज अ नोट फॉर्म। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इफेक्टफुल आपके रहेगा। चलिए बात करते हैं अपना थर्ड एरिया। अच्छा, हमने एक और बात की थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। लेकिन इनके अलावा एक और रिलेशंस होते हैं, दैट इज जुडिशियल रिलेशन। जुडिशियल रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किए हैं। जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग जुडिशरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। हर एक स्टेट, नॉट हर एक स्टेट के पास, स्टेट्स के पास हाई कोर्ट होते हैं, फिर लोअर कोर्ट होता है। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, यानी कि एक दूसरे से ये कंबाइन होते हैं। इन पे सेंटर स्टेट का मतलब अपने अपने तरीके से अधिकार होता है। तो रिलेशंस में हम जुडिशियल रिलेशन नहीं देखते हैं, हम लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस देखते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, दैट इज आपके फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पार्ट 11 में है, फाइनेंशियल रिलेशन पार्ट 12 में है। आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 तक इन्हें कैरी करता है। अच्छा, अब टैक्सिंग पावर्स किस तरीके से डिवाइडेड है हमारे पास, वही स्केड्यूल 7 की हम बात करेंगे। तीन लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो वाली टैक्सिंग पावर्स हैं जिनके ऊपर यूनियन लॉ बना सकता है। स्टेट में वो वाली पावर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट टैक्स लॉ बना सकता है। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि कंकरेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स एंट्रीज नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, कंकरेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स एंट्रीज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था। बट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 का 101वां संविधान संशोधन ने कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में नहीं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंकरेंट पावर दी है ओवर दी जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की कंकरेंट पावर है, दोनों ही मिलकर काम करेंगी। रेजिडरी पावर्स, कुछ पावर्स वो हैं जो तीनों में से किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। अच्छा, ये वाला जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आप ये नहीं मानोगे कि कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा नहीं। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नहीं की थी, इन्होंने कंकरेंट पावर दी थी। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं मेंशन किया है इसको, जीएसटी को। ठीक है, ये कंकरेंट पावर है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है कि भाई आप साथ में मिलकर जीएसटी के ऊपर जो भी लॉज हैं वो बना लो। ठीक है, कुछ रेजिडरीज पावर है। रेजिडरी वो चीज होती है जो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो रेजिडरी पावर की जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। कुछ ऐसे टैक्स हैं, कुछ ऐसे टैक्सिंग पावर्स हैं जिनमें स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि भाई स्टेट उनके ऊपर कोई भी टैक्स लॉ नहीं बना सकता, कोई भी टैक्सेस के हिसाब से कोई लॉ नहीं बना सकता। तो क्या क्या लिखा हुआ है कि स्टेट, अब हर चीज के आगे ना स्टेट लगा लीजिएगा, कि स्टेट कैन नॉट लेवी टैक्सेस हुज अमाउंट मोर देन 2500 पर ईयर, कि स्टेट कुछ अमाउंट में, मतलब 2500 प्रति साल से अगर कोई अमाउंट ज्यादा है तो स्टेट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। स्टेट उन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता जो गुड्स
उस स्टेट के बाहर सप्लाई हो रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश उन गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता जो उत्तर प्रदेश से दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। स्टेट उन टैक्सेस के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले हैं, यानी कि जो देश के बाहर और देश के अंदर वस्तुएं आ रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा सकती। स्टेट उस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यानी कि उस बिजली खपत या उस बिजली बेच खरीद के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता जो सेंटर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है, जो सेंटर यूज कर रहा है और जो सेंटर को बेची जा रही है, उस बिजली के ऊपर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से अगर बिजली बनकर वो सेंटर के काम में जा रही है तो उसके ऊपर स्टेट टैक्सेस नहीं लगा सकता। स्टेट उन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता जो कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ किसी भी रेलवे पर्पस में यूज हो रही है, उस बिजली के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन, रेलवे की मेंटेनेंस या रेलवे के ऑपरेशन के लिए यूज की जा रही है, उस बिजली के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाया जा सकता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज, यानी कि अच्छा रिवेन्यूज क्या होते हैं? रिवेन्यूज स्टेट की गवर्नमेंट की कमाई। ठीक है, कि जो भी टैक्स रिवेन्यूज कमाई आ रहे हैं, जो भी कमाई हो रही है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे कैसे उस चीज का बंटवारा होगा। तो हमारे पास दो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, एक 2000 सन 2000 का 81वां संविधान संशोधन यानी कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 2016 का 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे इन दोनों अमेंडमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू में बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया गया है सेंटर के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, 81st अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि जितना भी सेंटर के द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया गया है उसका 29% स्टेट को चले जाएगा। अगर 100 रुपए सेंटर ने कमाए हैं तो 29 रुपए सेंटर को स्टेट को देने पड़ेंगे। ठीक है, इसे बोलते, और ये जो लॉ या फिर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो लगा था ना, ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगा था, यानी कि जितनी कमाई सेंटर ने 1 अप्रैल 1996 से की है। देखो, अमेंडमेंट एक्ट तो 2000 में आया, ठीक है, 2000 में आया। अब अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आया तो मतलब ये था ना कि 2000 के आगे अब जितना भी सेंटर कमाएगा उसका 29% स्टेट को दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं था। 1996 से कैलकुलेशन करना था भाई, 1996 से कैलकुलेट कीजिए कि 1996 से आपने जितना कमा लिया है वो तो आप स्टेट को दोगे ही दोगे उसका 29%, और अब आगे भी स्टेट को 29% आप शेयरिंग दोगे। तो ये आप याद रखिएगा, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक तरीके का रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट था। फिर आया आपका 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया? इसने आर्टिकल 268A और 92C, यूनियन लिस्ट का मैटर 92C और आर्टिकल 268A को डिलीट कर दिया। ये दोनों मैटर, ये दोनों चीजें डील करती थी सर्विस टैक्स से। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 268A और ये जो एंटी 92C है, ये पहले जोड़ा गया था 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। माने क्या, ये 2003 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से टैक्सेस की शेयरिंग होती है। टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर, यानी कि वो टैक्सेस जो सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे लेकिन कलेक्ट और यूज किए जाएंगे स्टेट के द्वारा। टैक्सेस लगाए जा रहे हैं सेंटर के द्वारा, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन स्टेट उन्हें यूज करेगा और स्टेट उन्हें कलेक्ट करेगा। ऐसे टैक्सेस मेंशन है आपके आर्टिकल 268 में, आर्टिकल 268 में। कौन कौन से, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक नजर मार लीजिए। स्टैंप ड्यूटीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर्स। ये जो आर्टिकल 268 में, सिंपल आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 268 में वो टैक्सेस हैं जो सेंटर के द्वारा लेवी किए जाएंगे, यानी कि सेंटर उन टैक्सेस को लगाएगा लेकिन उस टैक्सेस को कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट, और यूज कौन करेगा? स्टेट। अगला, टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। कुछ टैक्सेस वो होते हैं, आर्टिकल 269 में वो टैक्सेस हैं जो सेंटर ही लागू कर रहा है और सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो टैक्सेस किसके लिए हैं? स्टेट के लिए हैं, कि उनका जो कमाई है वो स्टेट की फंडिंग में स्टेट को दे दी जाएगी फॉर दी यूजिंग। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो भी सर्विसेज एंड गुड्स टैक्स हैं इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट
ट्रेड, कॉमर्स, आर्टिकल 269A में लिखा हुआ है कि इनमें जो कलेक्शन है टैक्सेस का और जो टैक्सेस को लेवी करेगा वो सेंटर करेगा, और फिर जो टैक्सेस जितने भी कलेक्ट होंगे, यानी कि देखिए सेंटर क्या करेगा, सेंटर जीएसटी को लागू करेगा और जीएसटी से जो भी कलेक्शन आएगा वो लेगा, लेकिन जो कलेक्शन आया फिर वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि भाई कितना परसेंट सेंटर को जाए, कितना परसेंट स्टेट को जाए, ठीक है। आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 बात करता है उन टैक्सेस की जो लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वो टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट के सॉरी वो टैक्सेस जो सेंटर के द्वारा लगाए भी जाते हैं और सेंटर के द्वारा कलेक्ट भी किए जाते हैं, लेकिन उन टैक्सेस को बाद में चलकर सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर कर दिया जाता है। अब ऐसे तो कुछ टैक्सेस आ गए, तो एक्सेप्ट 269A वाले टैक्सेस, 269 टैक्स आर्टिकल वाले टैक्सेस और 268 वाले टैक्सेस, ठीक है। कौन कौन से, ये वाले देखिए। आर्टिकल 268 में जो टैक्सेस है ये कंप्लीटली स्टेट के द्वारा यूज किए जाएंगे, माइंड माय वर्ड्स। आर्टिकल 268 में जो टैक्सेस हैं सेंटर उन टैक्सेस को लागू भले ही करेगा लेकिन कलेक्ट और यूज स्टेट करेगा। आर्टिकल 269 में जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को कलेक्ट और लागू सेंटर करेगा लेकिन यूज स्टेट करेगा। आर्टिकल 269A में जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस हैं, जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस सेंटर के द्वारा लागू किए जाएंगे और सेंटर ही कलेक्ट करेगा जीएसटी को, लेकिन उसके बाद उनकी शेयरिंग सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे होगी ये डिसाइड किया जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो आर्टिकल 270 भी कुछ कुछ सेम बात कह रहा है 269A जैसी, बट है ना सेम बात कह रहा है। तो वो वाले टैक्सेस जो ऑलरेडी आर्टिकल 268, 269 और 269A में मेंशन है, उनके अलावा बाकी सारे जो टैक्सेस हैं वो आर्टिकल 270 में आते हैं, जिन्हें सेंटर लागू करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा और उसके बीच में उसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ठीक है। वो ये एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि इन टैक्सेस के अलावा बाकी सारे टैक्सेस आर्टिकल 270 में आ गए। कुछ सरचार्जेस होती हैं, सरचार्जेस यानी कि एक्स्ट्रा, कि कोई टैक्स है आपने उस टैक्स के ऊपर प्लस सम परसेंट एक्स्ट्रा लगा दिया कि भाई ऐसा करो आप इतना टैक्स जो है हमें एक्स्ट्रा पे करो। तो कुछ सरचार्जेस होते हैं जो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं अपने कुछ फंक्शनरीज करने के लिए, अपने कुछ काम करने के लिए, जो आर्टिकल 271 में मेंशन है, तो वो भी सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। और कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए लगाए जा रहे हैं, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, वॉर सिचुएशन में, या किसी भी ऐसी स्थिति को डील करने के लिए सेंटर कभी कभी स्टेट कुछ एक्स्ट्रा लगा देता है। तो उन स्टेट्स उन टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा सेंटर स्टेट के बीच में, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट के अलावा बाकी सारे टैक्सेस आर्टिकल 271 में हैं, सॉरी आर्टिकल 270 में हैं, जो स्टेट के जो सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे और सेंटर के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन सेंटर स्टेट के द्वारा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपस में। आर्टिकल 271 में क्या है, सरचार्जेस। अभी मैंने यह बताया आपको, आर्टिकल 271 में सरचार्जेस हैं और सर्टेन टैक्सेस ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर। सेंटर कुछ पर्पस के लिए, कुछ काम के लिए कुछ टैक्सेस के ऊपर एक्स्ट्रा लगा देता है, कुछ टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है, उनके ऊपर सरचार्ज लगा देता है, ठीक है। तो सरचार्ज जो लगा, वो टैक्सेस कौन से जिनके ऊपर सेंटर सरचार्ज लगा सकता है, आर्टिकल 269 और आर्टिकल 270 वाले टैक्सेस, ठीक है। चलिए, और जीएसटी सरचार्ज से एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लग सकता, जीएसटी के ऊपर कोई भी वो जो है एक्स्ट्रा आप नहीं लगा सकते हो। जो सरचार्ज से कमाई होगी वो सीधा सीधा सेंटर के पास जाएगी, एक्सक्लूसिवली स्टेट का उसमें कोई शेयर नहीं होता। जो भी सेंटर एक्स्ट्रा लगा रहा है ना टैक्सेस के ऊपर सम अमाउंट, तो ये अमाउंट पूरा का पूरा सेंटर के द्वारा यूज किया जाएगा, इसके ऊपर स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। कुछ टैक्सेस वो होते हैं जो कलेक्ट भी स्टेट के द्वारा किए जाते हैं, लेवी भी स्टेट के द्वारा किए जाते हैं और रखे भी स्टेट के द्वारा जाते हैं कंप्लीटली। सेंटर डज नॉट हैव एनी इंटरफेरेंस इन दीज टाइप ऑफ टैक्सेस। ये स्टेट लिस्ट में मेंशन टैक्सेस हैं और टोटल 18 नंबर में है। कुछ ऐसे नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, और कुछ सेंटर के पास होती है इस चीजें, कुछ स्टेट के पास होती है, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनके ऊपर जो कमाई होगी ना, जो इनकम होगी,
वो इनकम कंप्लीटली सेंटर के पास चली जाती है, इनके ऊपर जो कमाई होगी, जो इनकम होगी, वो इनकम कंप्लीटली स्टेट के पास चली जाती है। ये कोई टैक्स वाला चीज नहीं होता, इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता, ठीक है। कुछ ग्रांट इन एड्स होती है फाइनेंशियल रिलेशंस में, कुछ ग्रांट इन एड्स यानी कुछ पैसा होता है जो स्टेट्स को दिया जाता है। अब ग्रांट इन एड दो तरीके की होती है, स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी। यहीं पर मैं मतलब बता देती हूँ। स्टैट्यूटरी वो ग्रांट्स होती हैं जो देनी ही देनी होती हैं, यानी कि सेंटर इज ऑब्लाइज्ड टू पे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू द स्टेट। डिस्क्रिशनरी वो ग्रांट्स होती हैं जो डिस्क्रिशन यानी कि मन मर्जी पर डिपेंड होती हैं। सेंटर अगर चाहे तो वो ग्रांट्स स्टेट को देगा या नहीं देगा, तो सेंटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, सेंटर के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है। तो दो तरीके की ग्रांट्स है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स वो जो देनी ही देनी पड़ेगी, सेंटर को स्टेट को पैसा देना ही देना पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी वो जो सेंटर अगर चाहे तो स्टेट को मना भी कर सकता है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर्टिकल 275 में मेंशन है। ये वो ग्रांट है जो पार्लियामेंट स्टेट को जरूरत पड़ने पर देगा। ये ग्रांट्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा। इन ग्रांट्स का पैसा CFI का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन ग्रांट्स का पैसा निकलेगा। अपार्ट फ्रॉम जनरल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द एसटीज। कुछ ग्रांट्स तो देखिए वो है जो हर बजट में स्टेट को देनी ही देनी पड़ती हैं, ठीक है, सेंटर को। कुछ ग्रांट्स एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई शेड्यूल ट्राइब का एरिया है या कोई शेड्यूल ट्राइब्स के हमें वेलफेयर के लिए काम करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है। और ये ग्रांट्स जो है वो स्टेट को कितनी दी जाएंगी, वो रिकमेंडेशन दिया जाएगा फाइनेंस कमीशन के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ बजट, कि भाई इस साल स्टेट गवर्नमेंट को हमें इस एरिया में इतना पैसा देना पड़ेगा, इस साल हमें स्टेट गवर्नमेंट को एसटीज के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए और शेड्यूल एरियाज के वेलफेयर के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। तो फाइनेंस कमीशन बताएगा सेंटर को कि भाई कितना आपको स्टैट्यूटरी ग्रांट में स्टेट को पैसा देना है, ठीक है। कुछ ग्रांट्स मैंने आपको बताया आर्टिकल 282 के अंडर है आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो होती है वो सेंटर स्टेट को देता है ऑन द बेस ऑफ डिस्क्रिशन। मन है भाई, मन है, नहीं मन मेरा तो मैं पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे ऊपर कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि भाई मुझे पैसा देना ही देना है, ठीक है। तो इट इज डिस्क्रिशनरी ग्रांट, सेंटर अंडर नो ऑब्लिगेशन। ये ग्रांट को सेंटर दे वो उसके डिस्क्रिशन में डिपेंड है। कुछ और ग्रांट्स होती हैं जो टेम्पररी पीरियड के लिए दी जाती हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन कुछ हो गई, कुछ ऐसे ही परेशानी आ गई सेंटर के ऊपर, डिजास्टर हो गया, कहीं फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, भाई उस केस में स्टेट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, क्योंकि दोबारा से हर चीज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जान मान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो भाई उस केस में सेंटर स्टेट को टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है, ठीक है। चलिए, एक फिर आता है आपका जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में मेंशन है, और ये आर्टिकल 279A 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से जोड़ा गया था। इसमें प्रेसिडेंट को यह एम्पावर किया जाता है कि प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बनाए। जीएसटी काउंसिल इज द जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। मैंने बताया ना, जीएसटी काउंसिल पे काम करने का अधिकार कंकरेंट अधिकार है, नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट। प्लीज मेरी इस लाइन को 4 बार पॉज करके सुनिएगा। जीएसटी काउंसिल कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। जीएसटी काउंसिल की पावर कंकरेंट पावर है कि सेंटर स्टेट दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशन देखने के लिए एक फाइनेंशियल कमीशन भी बनाई जाती है आर्टिकल 280 के अंडर। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं, जहां पर भी वर्ड आपको क्वाजी जुडिशियल नजर आए उसका मतलब होता है हाफ इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज, यानी कि ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का काम भी करेंगी, थोड़ा सा कोर्ट जैसा काम भी करेंगी, जैसे कि कोर्ट होते हैं ना, न्यायालय जो होते हैं, थोड़ा सा वैसा काम भी करेंगी। तो लेकिन पूरी की पूरी जुडिशियल बॉडीज नहीं होती, क्वाजी जुडिशियल, आधी अधूरी, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर ये बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील बोलता है ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि किस तरीके से पैसे का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में होगा, किस तरीके से फेडरलिज्म पैसे के मामले में देखा जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होगी। भारत की सबसे पहली फाइनेंस कमीशन 1959 में बनी थी, और हमारे उस वक्त के फाइनेंस कमिश्नर थे केसी नियोगी, ठीक है। केसी नियोगी वाज द देन फाइनेंस कमिश्नर इन 1951। अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन है? 16th फाइनेंस कमीशन है।
इसके फाइनेंस कमिश्नर कौन है हमारे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया इज द करंट फाइनेंस कमिश्नर। और फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। और ये पूरे उस 5 साल के दौरान पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, किस किस तरीके से, वो सारी चीजें होंगी, वो हम प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स में डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन की ये बात है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट की जाती, मतलब कुछ ऐसी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं जिनमें स्टेट का इंटरेस्ट शामिल है कि भाई अगर पार्लियामेंट को इस चीज के ऊपर ज्यादा अधिकार दे दिया तो हो सकता है कि स्टेट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट में आती हैं, तो उन चीजों को प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के लिए सिक्योर कर दिया गया कि भाई अगर इस मैटर में पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो उस लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले या फिर उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो बिल कौन सा? एनी बिल विच इम्पोज और वेरीज एनी टैक्स ड्यूटी इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड। कोई भी वो ऐसा बिल जो स्टेट्स के टैक्सेस में, या स्टेट को जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं, जो स्टेट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो स्टेट टैक्स यूज कर रहा है, उन टैक्सेस में अगर कोई आपको ऊपर नीचे करना है तो प्रेसिडेंट की परमिशन लो, ठीक है। उस चीज पर प्रेसिडेंट की परमिशन लो। अगर कोई ऐसा बिल आप बना रहे हो जिसमें वो पैसा इंक्लूड है जो पैसा स्टेट को जा रहा है, ठीक है। स्टेट प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है। इम्पोज एनी सरचार्ज और एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी। अगर आपको किसी भी टैक्स पर, किसी भी ड्यूटी पर सरचार्ज लगाना है, किसी पर भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको जो बिल पास करोगे या जो बिल इंट्रोड्यूस करोगे पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से पास करोगे, ठीक है। अगर कोई टैक्स या कोई ड्यूटी ऐसी है जिसमें स्टेट इंटरेस्टेड है, अगर आप उसके ऊपर कोई बिल ला रहे हो तो परमिशन लो प्रेसिडेंट की। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका पैसा स्टेट को जाता है, अगर आप उस चीज के ऊपर बिल ला रहे हो तो परमिशन लो प्रेसिडेंट की। अगर आप किसी चीज के ऊपर सरचार्ज लगा रहे हो तो परमिशन प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी। अब बोरोइंग्स की बात करते हैं कि भाई उधार कौन कहां से ले सकता है। बोरोइंग्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी बोरो कर सकती है, भारत के अंदर और भारत के बाहर, ऑन द गारंटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गारंटर बनाकर, यानी कि हमारे पास भाई इतना पैसा है, इस पैसे के हिसाब से आप हमें पैसा दे दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया के अंदर ही बोरो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जैसे कि इंडिया का एक कंसोलिडेटेड फंड है, वैसा एक स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसे गारंटी बनाकर स्टेट भी पैसा ले सकता है, बट क्या भारत के बाहर? नहीं, सिर्फ भारत के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव लोन टू एनी स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को लोन दे सकते हैं और क्या कहते हैं और गारंटी दे सकते हैं। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लोन लेना है तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर बन जाएगी भाई कि चलो मैं गारंटी ले, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार को लोन लेना है और वो जो लोन दे रही है, आप मान लो कोई बैंक दे रही है, एसबीआई बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को लोन दे रही है, तो सेंटर बोलेगा कि आई एम टेकिंग द गारंटी ऑफ यूपी। मैं यूपी की गारंटी लेता हूँ कि यूपी को जो आप लोन दे रहे हो वो लोन आपका मारा नहीं जाएगा, वो लोन आपको वापस मिल जाएगा सही समय पर और सही तरीके से आपके लोन की रीपेमेंट हो जाएगी। आई एम टेकिंग द गारंटी। तो सेंटर स्टेट को लोन दिलवाने में गारंटी का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेट कैन नॉट रेज लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। स्टेट किसी को लोन नहीं दे सकते सेंटर के कंसेंट के बिना, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इम्यून की गई हैं, जैसे कि कुछ ऐसी सेंटर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके ऊपर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। कुछ ऐसी सेंटर प्रॉपर्टीज होती हैं स्टेट के अंदर भी जिसके ऊपर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। कुछ ऐसी स्टेट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसके ऊपर सेंटर टैक्स नहीं लगा सकता, जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही जाएगी, ठीक है। अब इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी के केसेस में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी के केसेस में प्रेसिडेंट के पास भाई रेवेन्यू, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल स्टेट के बीच में रेवेन्यूज को मॉडिफाई कर सकता है। रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो, मतलब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प लेकर, है ना। प्रेसिडेंट सारा का सारा काम खुद तो करती नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, इसमें है ना, इनके एड्स एंड एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को कि भाई कुछ आपको इस रेवेन्यू में ऊंच नीच करनी पड़ेगी, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के केसेस में, ठीक है। और जो भी मॉडिफिकेशंस प्रेसिडेंट ने की हैं
नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड में वो उस फाइनेंशियल ईयर तक लागू होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप मई 2025 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जो कि जुलाई में खत्म हो गई, ठीक है, जुलाई में खत्म हो गई। और इसी नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज में, कि रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेसिडेंट ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए थे। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च 2025 से लेकर आपका चलेगा अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अब ये इस वाले फाइनेंशियल के ईयर के बीच में ये वाली इमरजेंसी लगी है ना, तो जब अब ये मार्च 2026 तक ये मॉडिफिकेशन लागू रहेगा। आई बात समझ में? मार्च 2026 तक जो भी मॉडिफिकेशन प्रेसिडेंट कर रहे हैं वो मॉडिफिकेशन उस फाइनेंशियल ईयर तक लागू रहता है, चाहे भले इमरजेंसी खत्म हो भी जाए, लेकिन वो मॉडिफिकेशन अगले साल के मार्च में ही खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पर ही खत्म होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का एक आती है आर्टिकल 2, बताइए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 260। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। एक और होती है आर्टिकल 356 के अंदर कौन सी इमरजेंसी होती है? कमेंट करके बताइएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जिसमें भाई उस समय बहुत ज़्यादा सरकार को परेशानी हो रही है, पैसे वैसे की कमी काफ़ी हो रही है, सरकार के पास प्रॉपर पैसा नहीं है, प्रॉपर रेवेन्यू नहीं है, तो उस समय सरकार सैलरीज को रिड्यूस कर सकती है और मनी बिल्स को मनी बिल्स को या किसी भी फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व भी किया जा सकता है। स्टेट अगर कोई मनी बिल लेकर आ रही है या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई फाइनेंशियल बिल लेकर आ रही है, तो उस मनी बिल को या फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? रिजर्व कर सकते हैं गवर्नर। ठीक है, तो ये आपके फाइनेंशियल रिलेशंस हैं जो स्टेट और सेंटर के बीच में है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और इसी के साथ आपका सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ एक नए टॉपिक के आपके साथ दोबारा से फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल से बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको टॉपिक पसंद आया या आपको वीडियो पसंद आई, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कमेंट कीजिएगा। कोई भी अगर आपको अपना इनपुट देना है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।